गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिटेल बैंकिंग के बारे में समझा था। रिटेल बैंकिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के। आज हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे हमारे रिटेल बैंकिंग के, जो कि एक बैंकिंग इंडस्ट्री में किए गए हैं। तो अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें बैंकिंग के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो रिटेल बैंकिंग है उनके थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो दैट फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस, दैट इज़ ई चेक। कि अगर हम ई चेक की बात करें तो ई चेक हमें जो फैसिलिटी मिली है वो एक रिटेल बैंकिंग के थ्रू मिली है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस है। तो आज आप सुनते होंगे कि जो ई गवर्नेंस है, ईमेल है, ई कॉमर्स है, ई टेल है, इसी तरीके से सेम मैनर में अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को देखें जो कि डेवलप की गई थी यूएस के अंदर, वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया था अपने ई चेक्स का, जहाँ पे इवेंचुअली हमने अपने कन्वेंशनल पेपर चेक्स को रिप्लेस किया था इस ई चेक के थ्रू। तो इंडिया ने भी क्या किया था कि इसको इंट्रोड्यूस किया था अपने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारे जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हैं उसमें ऑलरेडी इसको अमेंडेड किया गया, इंक्लूड किया गया। और अगर हम देखें तो इन ई चेक्स को लाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हम अपने जो भी कन्वेंशनल पेपर चेक्स हैं उनको कम कर दें, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कुछ ई चेक इंस्ट्रूमेंट्स को भी देख सकते हैं जो कि हमारी रिटेल बैंकिंग के आने के बाद हमें मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे दैट इज़ द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दैट इज़ आरटीजीएस। कि अगर हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को देखें तो इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो इंडिया के अंदर वो मार्च 2004 के अंदर हुआ था। और इस सिस्टम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके किसी भी गिवन बैंक के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके अकाउंट्स में, जो कि किसी अनदर बैंक में होते हैं। तो जो आरटीजीएस सिस्टम है उसमें मेंटेन के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए अगर हम देखें तो इस सिस्टम को या मेंटेन करने का या ऑपरेशन का काम आरबीआई का होता है। तो हम देखते हैं कि जब कोई एक मॉनेटरी अथॉरिटी ऐसी सर्विसेज हमें दे, ऐसा सिस्टम हमें प्रोवाइड कराए, तो वो एक एफिशिएंट और फास्टर फंड ट्रांसफ़र है जो कि बैंक्स के अमाउंट किया जाता है, जहाँ पे हमें एक फाइनेंशियल ऑपरेशन में फैसिलिटीज़ मिलती है। तो अगर हम देखें कि इसका जो नाम है वही हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं दो बैंक्स के बीच में, वो एक रियल टाइम बेसिस पे किया जा रहा है। तो जो मनी रिच होती है किसी भी बेनिफिशरी के पास, तो अब जो भी बेनिफिशरी बैंक होंगे वो रेस्पॉन्सिबल होगा कि वो अपने बेनिफिशरी अकाउंट के अंदर उन अमाउंट को क्रेडिट करे 2 घंटे के अंदर, जो कि हम एज ए आरटीजीएस के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें ट्रेंड क्या है, दैट इज़ द ईएफटी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। कि अगर हम ईएफटी सिस्टम की बात करें तो हर कोई इस पॉइंट को समझता है कि यहाँ पे हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं ये किसी भी अनदर पर्सन या कंपनी को कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी अप्रोच है इस बैंक के अंदर, तो हम उन कैश पेमेंट को बनाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, उस ऑथराइजेशन को देखते हैं जहाँ पे हम अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं डायरेक्टली उस ऑन अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट में जहाँ जो कि एक रिसीवर या बेनिफिशरी का होता है। तो जो कंप्लीट डिटेल्स है वहाँ पे हमें देखें तो एक ईएफटी के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स या डिटेल्स चाहिए होती है उसमें हमें रिसीवर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप, सेविंग और करंट अकाउंट, बैंक नेम, सिटी, ब्रांच नेम एटसेट्रा। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो हमें एक ईएफटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसको फंडाइज करने के लिए किसी बैंक के अंदर उस टाइम के अंदर हमें एक रिक्वेस्ट देनी होती है जो कि हमें इस पर्टिकुलरली फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सके। तो जो भी अमाउंट है वो उस बेनिफिशरी के अकाउंट में पहुंच जाता है करेक्टली और फास्टर। तो आरबीआई जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है हमारा किसका, ईएफटी का। इसके बाद अगर हम देखें दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ ईसीएस। अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज है वो एक तरह का रिटेल पेमेंट सिस्टम है जो कि एक बल्क पेमेंट्स या रिसिप्ट्स को करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका जो नेचर है वो स्पेशली क्या है कि हर एक इंडिविजुअल पेमेंट के लिए हम इस तरीके की सर्विस को करते हैं जो कि रिलेटिवली बहुत स्मॉलर अमाउंट में किया जाता है। और ये जो फैसिलिटी है ये कंपनीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं अपने लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेमेंट्स को लेने के लिए और रिसीव करने के लिए, बनाने के लिए, rather देन फॉर द फंड्स ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ द अनदर ट्रेंड इज़ एटीएम। कि अगर हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन की बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है इंडिया के अंदर। तो अगर हम देखें तो ये कस्टमर्स को इनेबल करता है कि वो अपनी मनी को 24/7 अ वीक क्या कर सके, विड्रॉ करा सके। तो ये जो डिवाइस है वो अलाउ कर रहा है अपने कस्टमर्स को कि उसके लिए हमें एक एटीएम कार्ड परफॉर्म करना होगा एक रूटीन बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, जहाँ पे हमें किसी भी ह्यूमन टेलर के इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर इस एडिशन में देखें कि जो भी कैश विड्रॉल हम एक एटीएम के थ्रू कर रहे हैं तो एटीएम का यूज़ सिर्फ
हम पैसों को विड्रॉल कराने के लिए ही नहीं करते, बल्कि हम उसका यूज़ अपने यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए, किसी भी अकाउंट्स के बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने चेक्स को डिपॉजिट करने के लिए, अपने अकाउंट के अंदर कैश डालने के लिए, और जो भी बैलेंस करे उसका पता लगाने के लिए हम एटीएम सर्विसेज का यूज़ लेते हैं। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ये कंप्यूटर टर्मिनल है जो कि लिंक्ड होता है ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटराइज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फाइल से, जो कि किसी बैंक में होते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मैग्नेटिकल इनकोडेड प्लास्टिक ट्रांजेक्शन्स कार्ड होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं उस कस्टमर का उस कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे हमें उसका ट्रांजेक्शन करना होता है। तो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें से उस अमाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, रिटेल के अमाउंट में उस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, जो भी उसने परचेज अमाउंट किया है। तो अगर आप देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, तो अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे हम मॉल में हैं, जो किसी भी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो रिटेलर है वो अपने सारे पेमेंट्स किसके थ्रू करता है, कंप्यूटराइज के थ्रू करता है। तो मीन्स वहाँ पे वो किस सर्विस का यूज़ ले रहा है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का। तो आप देखते हैं कि वहाँ पे हम किसी भी एक प्लास्टिक मनी का यूज़ करके क्या करते हैं, अपने जो भी चीज़ें परचेज़ किए हैं उनके रिगार्डिंग जो भी आपका अमाउंट है उसको पे करते हैं। तो क्या करता है वो, आपके जो भी प्लास्टिक कार्ड है उसको कंप्यूटर से क्या करता है, स्कैन करता है, उसको अटैच करता है, आपने देखा होगा, और उसके थ्रू वो क्या कर रहा है कि जो भी उसका अमाउंट है उसको वो कस्टमर के अकाउंट से खुद के रिटेलर के अकाउंट में क्रेडिट करता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें हम, दैट इज़ द टेली बैंकिंग, कि अगर हम टेली बैंकिंग की बात करें तो जो टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को दी जाती है वो एंटायर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग होती है जो कि टेलीफोन पे दी जाती है। तो अगर हम देखें कि इस डिवाइस के अंदर हमें एक ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसका यूज़ हम अपनी सिंपलर क्वायरीज और ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो टेली बैंकिंग का यूज़ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज या ट्रांजेक्शन्स के लिए किया जाता है, जहाँ पे हम एक फ़ॉन टर्मिनल का यूज़ करते हैं उन क्वेरीज़ के लिए, उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कि एज ए टेली बैंकिंग फैसिलिटी का पार्ट है। इसके बाद देखें तो लास्ट जो हमारा ट्रेंड है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कि अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है किसी भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज के लिए। जैसे अगर हमें किसी भी परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, शिपिंग नोटिस, रिसीविंग एडवाइसेस के लिए अगर हमें किसी भी तरीके का एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है तो उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू करना होगा। तो जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर हम उनके एक्सचेंज के लिए जिस सर्विस का यूज़ करते हैं दैट इज़ द EDI, जहाँ पे हम अपने परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, शिपिंग नोटिस, रिसीविंग एडवाइसेस उनका ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है जहाँ पे हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, और यूनिवर्सली अगर हम देखें तो यूनिवर्सली पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेप्ट किया जाता है एक ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए। तो जो EDI है उसका यूज़ हम अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पेमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने देखा कि आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी हमारे रिटेल बैंकिंग के रिसेंट ट्रेंड्स है उनके बारे में समझा था। तो अगर हमने देखा तो रिटेल बैंकिंग जब से इंडिया के अंदर आई तो वहाँ पे बहुत नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, और वहाँ पे जितने भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ थी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाने लगा। तो वहाँ पे कस्टमर्स को भी इसकी जो बेनिफिट्स थे वो देखने को मिले। कस्टमर्स को अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़्यादा बैंक में अपनी इन्वॉल्वमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो आपने देखा कि जो रिसेंट ट्रेंड्स हमने आज इस टॉपिक के अंदर देखे, तो एक जो हमारी सर्विसेज हैं जो कि एक रिटेल बैंकिंग के आने के बाद हमारे पास हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री को मिली, तो पहले थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज दैट इज़ द E-चेक। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट जो हमारी जो सर्विसेज हमें मिली एज ए रिटेल बैंकिंग में दैट इज़ द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट जो था वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जिसको हम EFT कहते हैं। उसके बाद देखें कि और कौन से हमारे ट्रेंड्स थे, तो उसके बाद हमारा जो ट्रेंड था दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज जहाँ पे हम रिटेल पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते थे। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है ATM सर्विसेज, जो हमें ऐसा डिवाइस था जो कि एक कस्टमर्स को 24/7 अपनी मनी विड्रॉल कराने की फैसिलिटी देता था, और वहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों के लिए भी ATM का यूज़ करते थे। उसके बाद देखें तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल,
जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है कि जो भी हमारे रिटेलर्स हैं, आउटलेट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पे जो भी हम पेमेंट्स करते हैं प्लास्टिक कार्ड के थ्रू, एक मैग्नेटिकल इनकॉर्डेट के थ्रू, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ करना होता है और वहाँ पे जो भी हमारा परचेज अमाउंट होता है उसको हम अपने कस्टमर के अकाउंट से डेबिट करके अपने रिटेल अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सर्विस के थ्रू। उसके बाद हम देखा कि जो टेली बैंकिंग जो ट्रेंड था वहाँ पे हम देखें तो हमारी जो भी क्वेरीज या ट्रांजेक्शन्स होते थे उनके रिगार्डिंग हम फ़ोन के थ्रू उनमें अपनी सर्विसेज को देखते थे। तो ये जो सर्विस थी ये नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग सर्विसेज थी जो कि टेलीफोन के थ्रू की जाती थी। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा दैट इज़ द EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का जो यूज़ किया जाता था बैंकिंग इंडस्ट्री में वो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज के लिए किया जाता था। तो वहाँ पे हम अगर अपने किसी भी बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो उसको EDI के थ्रू करते थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।